हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में। हाउ टू रीड ईसीजी इन सिंपल एंड इजी 10 स्टेप्स, जिसके बाद आप ईसीजी देखकर आसानी से हार्ट रिदम डायग्नोज कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। ईसीजी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गोइंग इन द हार्ट। एक ग्राफ पर जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दर्शाता है उसको ईसीजी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे रीड करते हैं इन 10 स्टेप्स। उससे पहले हमें मशीन में यह देख लेना चाहिए कि उसकी जो स्पीड या कैलिब्रेशन है वो 25 mm पर सेकंड पर होना चाहिए। अब हम ईसीजी इंटरप्रेशन किस मैनर में देखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज रिदम, उसके बाद है रेट, उसके बाद है एक्सिस, उसके बाद है पी वेव, उसके बाद है पी आर इंटरवल, सिक्स्थ इज क्यू वेव, उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, उसके बाद है क्यू टी इंटरवल, उसके बाद है एस टी सेगमेंट, उसके बाद है टी वेव। सबसे पहले हम बात करते हैं रिदम। रिदम चेक करने के लिए आर आर इंटरवल चेक करते हैं। एज इन दिस ईसीजी आर आर इंटरवल जो है वो इक्वल है और पी वेव हर बार क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पहले आ रही है। सो दिस इज नॉर्मल साइनस रिदम। In second ECG, RR interval is not equal. There is no P wave in this ECG. इसमें रिदम जो है वो इरेगुलर है। इस जो मोस्ट कॉमनली आर्टरियल फिब्रिलेशन में मिलती है। नाउ नेक्स्ट ECG, in this ECG normal regular rate with regular drop beat. So rhythm is regularly irregular, जो मोस्ट कॉमनली सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 2 में होती है। नेक्स्ट स्टेप इज रेट। ईसीजी के द्वारा हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ईसीजी में रिदम रेगुलर है तो हार्ट रेट 300 को लार्ज बॉक्सेस जो आरआर इंटरवल के बीच होते हैं उसे डिवाइड करके निकालते हैं। यह एक ईसीजी ग्राफ पेपर है जिसमें ईसीजी कैलिब्रेशन स्पीड 25 mm पर सेकंड है। वन स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 सेकंड, वन बिग स्क्वायर इज corresponds to 0.2 सेकंड, one large square equal to 1 second. Now in this ECG, normal sinus rhythm ECG, RR इंटरवल के बीच 4 large boxes हैं, 1, 2, 3 and 4। तो हार्ट रेट होगा 300 divided by 4 is equal to 75 beat per minute। लेकिन अगर ECG रिदम इरेगुलर है लाइक AF, तो रेट नंबर ऑफ आर वेव इन 6 सेकंड मल्टीप्लाई बाई 10 से कैलकुलेट करके किया जाएगा। इस ईसीजी स्ट्रिप में 9 आर वेव हैं और क्यू आर कॉम्प्लेक्स। सो रेट इज 9 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 90 बीट पर मिनट। इसलिए रेट निकालते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि रिदम रेगुलर है या इरेगुलर। दोनों में अलग अलग तरीके से रेट कैलकुलेशन की जाती है, इसलिए हमें पहले रिदम देखते हैं और उसके बाद हम रेट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सिस। नॉर्मल कार्डिक एक्सिस जो होता है वो -30 to 110 डिग्री होता है। एक्सिस से पहले हमें 12 लीड ईसीजी के बारे में पता होना चाहिए। 3 बाइपोलर लीड होती हैं, लीड 1, 2, 3। 3 यूनिपोलर लीड होती हैं, AVR, AVL एंड AVF। 6 चेस्ट लीड होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6। एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए हमें परपेंडिकुलर लीड यूज करते हैं जो कि लीड 1 और AVF होती हैं। In this ECG, net QRS complex in lead 1 and AVF are positive। अगर हम इन पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को इस डायग्राम पर प्लॉट करते हैं तो नॉर्मल कार्डिक एक्सिस वेक्टर पाया जाता है, इसलिए यह नॉर्मल एक्सिस ECG हुई। And if net QRS is positive in lead 1 and negative in AVF, तो जो नेट वेक्टर होता है वो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन रेंज में होगा। लीड 2 भी नेगेटिव मिलती है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, लेफ्ट लीव, जिसमें नेट डिफ्लेक्शन इन लीड 1 एंड AVF आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ नेट QRS इज नेगेटिव इन लीड 1 एंड पॉजिटिव इन AVF, तो जो नेट वेक्टर होता है वो है राइट एक्सिस डेविएशन में होता है।
इसे हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, राइट रिटर्न, जिसमें नेट डिफ्लेक्शन जो है लीड 1 और एवीएफ में दोनों एक ही साइड में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज पी वेव। सबसे पहले हम देखते हैं कि पी वेव है या नहीं। अगर है तो उसकी मोर्फोलॉजी देखते हैं। इसके लिए हम लीड 2 और V1 को देखते हैं। हाइट ऑफ पी वेव इज लेस देन 2.5 mm इन लिम्ब लीड एंड लेस देन 1.5 mm इन पेरिकोर्डियल लीड्स। विड्थ 0.12 सेकंड से कम होती है। इन दिस ईसीजी आप देख रहे हैं पी वेव टोल एंड पीक है। इसे हम कहते हैं पी पल्मोनेल, जो कि राइट आर्ट्रियल एनलार्जमेंट में दिखाई देती है। अगर पी वेव बाइफेजिक और नोच हो इसके बीच में तो इसे हम कहते हैं पी मिट्रेल। इसको हम याद रख सकते हैं पीएम सेप फॉर मिट्रेल, जो लेफ्ट आर्ट्रियल एनलार्जमेंट में दिखाई देती है। स्टेप 5 इज पी आर इंटरवल। यह पी वेव से स्टार्ट होकर क्यू वेव के स्टार्ट होने तक होता है। इसे समटाइम पी क्यू इंटरवल भी कहते हैं। नॉर्मली है 0.12 से 0.2 सेकंड तक होता है। 0.3 to 5 स्मॉल स्क्वायर के बराबर होता है। यह एवी ब्लॉक में प्रोलॉन्ग्ड मिलता है। WPW सिंड्रोम में यह रिड्यूस मिलता है, जिसमें एक एसेसरी पाथवे होता है जो नॉर्मल के मुकाबले तेजी से इंपल्स कंडक्ट करता है। पी आर इंटरवल डिप्रेस्ड इन पेरिकार्डाइटिस। Q wave. It is called pathological if more than two small square deep और करंट और पास्ट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। इस ईसीजी में आप देख रहे हैं डीप क्यू वेव इन इंफीरियर लीड 2, 3 एंड एवीएफ। सो दिस इज ईसीजी ऑफ ओल्ड इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। नेक्स्ट इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। नॉर्मली है 0.8 से लेके 0.12 सेकंड तक होता है, जो कि 2 to 3 स्मॉल स्क्वायर के बराबर होता है। वेंट्रिकुलर एरिथमिया में यह वाइड होता है, जो कि वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स भी हो सकता है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया भी हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी हो सकता है, या बंडल ऑफ हिस के बिलो कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो बंडल ब्रांच ब्लॉक में भी वाइड होता है। राइट ब्रांच ब्लॉक में एम पैटर्न V1 में और डब्ल्यू पैटर्न V6 में होता है, जिसे हम मैरो से याद रख सकते हैं। इसमें डबल आर जो है वो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एम जो है वो V1 को और डब्ल्यू जो है V6 को दर्शाता है। इसी तरह लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में डब्ल्यू पैटर्न जो है V1 में और जो एम है V6 में मिलता है, जिसे हम याद रख सकते हैं विलियम नाम से, जिसमें डबल एल है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, इसमें W है V1 और M V6। नेक्स्ट इज क्यू ट्री इंटरवल, जो क्यू वेव से स्टार्ट होता है और टी वेव पर एंड होता है। रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल क्यू ट्री इंटरवल इज लेस देन हाफ ऑफ प्रीसीडिंग RR इंटरवल एंड abnormally prolonged QT interval is associated with increased risk of ventricular arrhythmia, especially Torsades de points. Next is ST segment, flat isoelectric section of ECG between the end of S wave, that is J point, and beginning of T wave. इस ECG में आप देख रहे हैं जो ST एलिवेशन जो कॉमनली एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और पेरिकार्डिटिस में होता है। अगर ST एलिवेशन V1 और V2 में है तो उसको हम बोलेंगे सेप्टल वॉल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। V3 और V4 में होने पर इसको हम बोलेंगे एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अगर V लीड 1 AVL और V5 और V6 में है तो इसको हम बोलेंगे लेटरल वॉल MI। अगर यह 2, 3 एंड AVF में होता है तो इसको हम बोलते हैं इंफीरियर वॉल MI। जो ST सेगमेंट डिप्रेशन होता है वो हमें दिखाई देता है नॉन ST एलिवेटेड MI में, मायोकार्डियल इस्चीमिया में और पोस्टीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में। Next and last step is T wave. Upright in all leads except AVR, sometime in V1. Tall, narrow T wave, symmetrical peak T wave are seen in hyperkalemia, and broad, asymmetrical hyperacute T wave are seen in early estivated myocardial infarction. इन्वर्टेड टी वेव जो मिलती है वो मायोकार्डियल इस्चीमिया और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में मिलती है। अब हम बात करते हैं ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कैसे दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं LVH। एट द डीपेस्ट S wave in V1 or V2 plus the tallest R wave in V5 or V6. If the sum is greater than 35 mm, then LVH is present. अब हम देखते हैं राइट वेंट्रिकुलर
हाइपरट्रोफी कैसे पता करते हैं। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में राइट एक्सिस डेविएशन मोस्टली मिलता है। RS रेशियो इज मोर देन 1 in V1 and less than 1 in V5 and V6. Also, R wave in V1 is more than 7 mm. यह सिंपलेस्ट क्राइटेरिया है जो RVS पता करने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ECG. Always think these simple steps in this manner and you are able to detect measure of arrhythmia very easily. If you like, please like, share and subscribe.